घर में बहुत चहल पहल चल रही थी। माँ, बाबूजी कमरे के अंदर और एक मनु चाचा जी कमरे के अंदर आ जा रहे थे। कमरा अंदर से बंद था। ऋचा कॉलेज से घर आई, उसने देखा दोनों बहनें बाहर बैठी हैं। बाहर और लोगों की चहल पहल है। उसने आते ही पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? उसकी माँ सौतेली थी और उसकी दोनों बहनें सौतेली थीं। वह बड़ी थी, थोड़े से पक्के रंग की थी। उसकी शादी की बहुत जगह पर बात करते थे मगर बात बन नहीं रही थी। 2 साल से वह लोग तलाश कर रहे थे और अचानक ही घर आकर बोला कि शादी तय कर दी है, कल शादी है और मेहमानों को भी बुला लिया था। वह तो कॉलेज गई हुई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। वह शोध कर रही थी, पीएचडी का आखिरी साल चल रहा था। थोड़े दिनों में परीक्षा होने वाली थी। उसने घर में इतने लोगों को देखा तो पूछा, क्या बात है? दोनों बहनें चहक कर बोली, दीदी आपकी शादी तय हो गई है। वह बोली, ऐसे कैसे तय हो गई? मैंने तो लड़के को देखा भी नहीं। ऐसे कैसे तय हो गई? थोड़ी देर में उसके पिताजी बाहर आए, बोले, बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला है। मैंने लड़का और घर देख लिया है, सब अच्छा है और वे लोग कल ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने रिश्तेदारों को बुला लिया है। कल तुम्हारी शादी है। वह तो जैसे आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ी। उसको लगा दाल में कुछ काला है। बहुत कहा, उसकी माँ ने आकर उसको डांट दिया। बहुत मुश्किल से तो तुम्हारी शादी तय हुई। तुम्हारे पक्के रंग के कारण तुम्हारी शादी कहीं हो नहीं रही थी और अब तुम इसके अंदर भी ना नुकुर कर रही हो, लड़का देखने की बात कर रही हो। मैं कह रही हूँ करो या शादी तो हो कर रहेगी। पापा के ऊपर विश्वास करो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पीछे की दोनों बहनों की शादी कैसे होगी? उसने अपने पिता की तरफ देखा। मगर कहते हैं ना, जब माँ मर जाती है तो पिता भी सौतेला हो जाता है। यहाँ पर भी वही हाल था। वह भी सौतेले जैसा व्यवहार करता था। उसने डांट कर और प्यार से उसको समझाया कि तुमको शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब शादी कब के लिए मना करोगी? तो हमारी इज्जत का क्या होगा? हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। मरती क्या ना करती। भावनाओं में बह गई। दूसरे दिन ऋचा की शादी हो गई। शादी के थोड़ी देर पहले भी उसने देखा कमरा अंदर से बंद है मगर खिड़की थोड़ी सी खुली है। उसने देखा उसके पापा जी बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ गिन रहे थे। 2000 की गड्डियाँ थीं और बहुत सारी थीं। उसका माथा ठनका कि मेरे पिताजी के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, यह पैसा कहाँ से लाए? मगर बेचारी क्या करती, मजबूरी में शादी करनी पड़ी। शादी करके ससुराल गई, वहाँ भी उसको कोई हंसी उल्लास वाला कोई खुशी का माहौल नहीं दिखा। उसने देखा ठंडा ठंडा सा व्यवहार था। उसकी सास ने उसकी नौकरानी से बोला, इसको कमरे में ले जाओ। कमरा तो सजा हुआ था। कपड़े बदलने के बाद उसने सोचा बाहर जा कर के खाना खा लेती हूँ, साथ बैठती हूँ। मगर उसकी सास ने उसको बोला, कमरे में खाना आएगा, खाना खा लेना। नाश्ता कमरे में आएगा, कमरे में नाश्ता कर लेना। बाहर सबके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऋचा बड़ी हैरान हुई। उसने देखा अभी तक उसका पति भी नहीं आया। सुबह से रात हो गई। रात के 2 बजे तक इंतज़ार करते करते सो गई। देर रात तक उसका पति विनोद घर आया। उसने उसको सोता देखा और चैन की सांस ली। सुबह उठते ही तैयार होकर के वापस निकल गया। सुबह ऋचा नहाकर तैयार होकर अपनी सास के पास गई। उसने पूछा कि विनोद नहीं दिखे, अभी तक आए नहीं क्या? सास बोली, तुम तो सो रही थी घोड़े बेचकर, वह तो चले भी गया। उसने कहा, देर से आए थे तो मुझे उठा देते, क्या फ़र्क पड़ता? मैंने तो अभी तक अच्छी तरह से उनसे बात भी नहीं करी। उसकी सास उसको भला बुरा बोलने लगी और बोला, अपने कमरे में से तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा खाना पीना सब वहीं पहुंच जाएगा। तुमको कोई बात की कमी नहीं रहेगी। अब तो उसको लगा ज़रूर कुछ दाल में काला है। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। तीसरे दिन वह सोई नहीं। उसका पति घर आया। उसने उसको जागते हुए देखा। उससे बात करने की कोशिश करी तो वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे।
अब तो इसका दिमाग बहुत ही गर्म हो गया। उसने कहा, हो ना हो ज़रूर कुछ ना कुछ यह तो मुझसे छुपा रहे हैं। उसने सुबह जब विनोद नहाने गया तब उसने उसका फ़ोन लिया और देखा तो उसमें उसके बीवी बच्चों की तस्वीर थी। अब उसकी बात समझ में आई। उसने फ़ोन छुपा दिया और खुद जाकर लेट गई। जब विनोद चला गया तब उसने फ़ोन में से सब चेक करके उसकी पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन करा। पत्नी ने सोचा, पति का फ़ोन है, बोलती है, अब तक कहाँ हो? अभी तक तुम उस ऋचा के पास ही हो क्या? अब तुम्हारा मन बदल गया है? और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। नई पत्नी आते हुए पुरानी पत्नी को भूल गए? ऋचा को तो यही सब सुनना था। उसने यह सब अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसने अपनी सास के पास जा कर के उनसे बहुत झगड़ा करा। उसकी सास ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। जब सब जने आएंगे तब तुमको अपने आप को विनोद की पत्नी के रूप में ही प्रस्तुत करना है। मेरी और तुम्हारे पिता की इज्जत का सवाल है। उसने कहा, ठीक है, मेरे को परीक्षा देनी है और नौकरी करनी है। सास ने कहा, तुमको जो करना है करो, मगर मुझे इस बारे में कोई बात ना करो। उसने अपने पिता और माँ को फ़ोन लगाया तो पिता ने अपनी इज्जत की दुहाई देकर कि तेरी बहनें बैठी हैं, उनकी शादी करनी है, तू घर आने का तो सोचना ही मत। लोग मेरी इज्जत उछालेंगे। तुझे तो कोई भी हालात में वहीं रहना है। बहुत मुश्किल से शादी करी है, अब तेरी बहनों की शादी करनी है, इसलिए अब तेरे को यहाँ नहीं आना है। वही तेरा घर है, वहीं मर खप, जो करना है कर। उसकी माँ ने पिता के हाथ से फ़ोन छीन करके उसको बहुत ज़ोर से डांट लगाई और बोला, अपनी माँ को तो खा गई, अब हम सबको भी खाने वाली है क्या? जा यहाँ से, मेरे घर कभी मत आना। यहाँ तो एकदम सकते में आ गई। थोड़ी देर रोती रही, फिर उसने देखा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पूरी आत्मविश्वास से भर करके आगे की तैयारी करने के लिए जुट गई। उसने अपनी सास को बोला, मुझे परीक्षा देने दो, कॉलेज जाने की अनुमति दो और गाड़ी दें। उसकी सास ने एक ड्राइवर के साथ उसको एक गाड़ी दे दी। बोला, तुमको छोड़कर आएगा और लेकर आएगा और तुमको जो करना है वह करो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, मगर अब तुम मेरे बेटे के बारे में मुझसे नहीं पूछोगी और कोई सवाल नहीं करोगी। खाना पीना रहना इसमें तुम्हारी कोई बंदिश नहीं है। जहाँ जाना है जाओ, मगर मुझसे मगजमारी मत करो। और कोई भी आए तो तुमको विनोद की बहू की तरह ही पेश आना है। उसने थोड़ी आनाकानी करी तो सास को गुस्सा आ गया। बोला, पूरा 1 करोड़ रुपए देकर तुमको खरीदा है, तुम्हारे बाप ने तुमको कुछ बताया नहीं? पैसा ले करके बैठ गए घर में और तुम यहाँ मेरे से मगजमारी कर रही हो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम हमारे गुलाम हो, खरीदी हुई। अब उसको यह बात समझ में आ गई कि पैसे की चहल पहल क्यों हो रही थी। पापा के हाथ में इतनी मोटे पैसों की गड्डी क्यों थी? उनका दिल बेटी को बेचने को कैसे मान गया? अब उसने सोचा, मुझे थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। सबसे पहले तो यह पता करना है कि इन्होंने एक पत्नी के होते हुए मुझसे शादी क्यों की और इसके पीछे क्या कारण है। उसने घर के अंदर काम करने वाले नौकरों से बहुत अच्छा व्यवहार चालू करा। एक दिन ड्राइवर ने अपनी मालकिन से छुट्टी मांगी और कुछ पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया और डांट लगा दी। तो ड्राइवर अपनी मालकिन से नाराज़ था। इधर ऋचा का भी थीसिस पूरा हो गया था। उसने कॉलेज में अप्लाई कर दिया था, वहाँ से उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। उस दिन ड्राइवर बहुत दुखी था। उसने पूछा कि ड्राइवर काका क्या बात है, आप बहुत दुखी हो? ड्राइवर ने बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, गांव में है, उनके इलाज के लिए पैसे मांगे तो इन्होंने नहीं दिए और छुट्टी के लिए भी मेरे को मना कर दिया। मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत दुख होता है, तुम इनके बलि का बकरा बन गई हो। करोड़ों रुपए के सामने 1 करोड़ तो कुछ नहीं है जो तुम्हारे पिताजी को दिए गए हैं। वह ऋचा का माथा ठनका। उसने ड्राइवर को विश्वास में लेते हुए बोला, आप मुझे बताइए क्या बात है? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ड्राइवर ने
कहा, उनके दादाजी की करोड़ों की संपत्ति, पूरे परिवार का एकलौता वारिस है लड़का विनोद, मगर उसकी हरकतें और उसकी माँ की हरकतें दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो उन्होंने सारी संपत्ति, विनोद की शादी अगर सजातीय परिवार में हो जाती है तो उसकी पत्नी के नाम करनी है। ऐसा कहकर उन्होंने वसीयतनामे में सारी संपत्ति विनोद की सजातीय पत्नी के नाम कर दी है, जबकि विनोद तो पहले से ही अपनी प्रेमिका से विवाह कर चुका है। तब इन लोगों ने तिकड़म लगाई कि तुम्हारे पिताजी को फंसा लिया। तुम्हारे पिताजी पैसे के पाजी निकले और उन्होंने अपनी बेटी को 1 करोड़ में बेच दिया। तुम्हारे दादा ससुर के स्वर्गवास के बाद यह तुमसे बिल के पेपर अपने नाम करवा कर तुम्हारा भी पत्ता साफ कर देंगे, या तो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए तलाक देंगे या ऊपर ही पहुंचा देंगे। संभल के रहना बेटी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। यह सब सुन के ऋचा एकदम चौंक गई, मगर उसने अपने चेहरे की हकीकत को छिपा लिया और घर में भी एकदम नॉर्मल बनी रही। एक दिन उसको कॉलेज के अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। उसी दिन ड्राइवर के साथ जाकर कॉलेज में ज्वाइन कर लिया और वहीं 1-2 रूम रसोई का घर ढूंढ कर किराए पर ले लिया और उसमें धीरे धीरे करके सामान बसा लिया। एक दिन उसने ड्राइवर से बोला, अच्छा आप यह तो जानते ही होंगे कि वह विनोद रहता कहाँ है। अपने परिवार के साथ। वह ड्राइवर के साथ उसके घर गई। उसकी पत्नी को यह नहीं बताया कि वह कौन है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करी। साथ में फ़ोटो खींची, चाय पी, फिर बोली, तुम्हारी एल्बम तो दिखाओ। एल्बम देखते देखते उसने उससे बोला, थोड़ा पानी लेकर आओ ना। विनोद की पत्नी पानी लेने गई। उसने चुपचाप एक शादी की फ़ोटो निकाल कर अपने बैग में रख लिया और जल्दी जल्दी एल्बम देखकर बंद करके बाहर आ गई। पानी पिया, बोली, अब मैं चलती हूँ। मैं ऋचा हूँ, विनोद की पत्नी। उससे उसने धोखे से शादी करी है, क्या तुमको पता है? तो वह हंसते हुए बोली, मुझे तो सब मालूम है। तुम्हें तो 1 करोड़ में ख़रीदा है। बस थोड़े दिन की मेहमान हो, फिर तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। अच्छा हुआ तुमसे मिलना हो गया, नहीं तो मन में एक मलाल रह जाता कि मैं तुम्हें देख भी नहीं पाई और तुम चली गई। बोलती है अब निकल घर से, थोड़े दिन में मन से भी निकाल दी जाएगी। तब मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। ऋचा को समझ में आ गया कि यह इन सब लोगों की मिली भगत है और यह मेरा पत्ता साफ कर देंगे। पैसा आते ही उसने ड्राइवर की मदद से सब जगह जाकर पेपर वगैरह तैयार करवा लिए। सबूत इकट्ठे करते हुए यह सब उसके साथ लगा दिए। पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी और बोला, एक्शन में कहूँ तब लेना। थोड़े दिन में दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दादाजी के अंतिम दर्शन के लिए भी उसे नहीं ले जाया गया। उसने नौकरों से बात करके और भी सबूत जुटा लिए और आराम से जाकर सो गई। 3 दिन बाद विनोद और उसकी सास दंदनाते हुए आए। पूरे वसीयत के पेपर और तलाकनामा उसके सामने रखा और बोला, अभी के अभी इन पर दस्तखत करो। वह एकदम शांत रही। बोली, रख दो, सुबह कर दूंगी पढ़कर। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। माँ बेटे ने सोचा हमारी चाल कामयाब हो गई, पैसा भी पूरा मिल जाएगा, थोड़ा उसको दे देंगे, नहीं मानेगी तो रास्ते में से हटा देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़े पैसे दे करके और इससे तलाक ले लेंगे। सब पैसे के हम मालिक बन जाएंगे। बहुत सारे दिवा सपने देखते हुए दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह उसने पुलिस को इन्फॉर्म करा और पेपर बदल कर तलाकनामे के पेपर जो उसने बनवाया था उस पर साइन करके और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं करे, क्योंकि वह उसके नाम पर थी। पेपर अपने पति को हाथ में थमाए। विनोद बहुत खुश था। उसने जैसे ही पेपर देखे उसने बोला, यह पेपर वे नहीं हैं जो मैंने दिए थे। उसने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैं तुम्हें खुद तलाक दे रही हूँ और पुलिस में फरियाद कर दी है। 2 दिन पहले ही पुलिस आती ही होगी तुम दोनों को पकड़ने के लिए। उसकी सास और वह इज्जत की दुहाई देते हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी। यह क्या कर रही हो तुम? चाहे तो पूरा पैसा ले लो, मगर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तलाक तलाक का झंझट छोड़ो।
उसने कहा था कि तुम थोड़े दिन में मुझे अपने रास्ते से हटा दो, मार डालो, जला करके या कुछ भी करके, सब संपत्ति हथिया लो। मुझे तुम्हारे सारे मंसूबे पता हैं। पहले मेरे पिताजी को फंसाया पैसे का लालच देकर, मुझे और मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। उसका पति व माँ उसको अपशब्द बोलते हैं और वार करने वाले होते हैं कि पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वह बोलती है तुम लोगों ने पहले ही इसको बहुत परेशान किया है, इसलिए हमको बहुत दिन पहले ही पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी गई थी और बोला था फ़ोन करूं तब आना, और आज वह दिन आ गया है। दोनों को बोला यू आर अंडर अरेस्ट। वे ऋचा को बोलते हैं तुम्हारी जैसी हिम्मत हर लड़की दिखाए जिस पर अत्याचार हो रहे हैं तो यह नौबत कभी आए ही ना। यह एक सबक है। वह भी उनके सामने ही उनके सूटकेस लेकर निकाल जाती है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा घर छोड़ दिया है। अब मेरा तुमसे और तुम्हारे पियर वालों से कोई वास्ता नहीं, और अपने नए घर की ओर निकल पड़ी। विचार करती है इस पैसे का क्या करूं, फिर विचार करती है कि मेरे जैसी परेशान और घर से ठुकराई हुई लड़कियों के लिए अपना घर खोल देती हूं, जहां उनको हिम्मत, हौसला और अपनापन मिले, सब कुछ दिखाने का मौका मिले और ससुराल वालों के और अपने माँ बाप के स्वार्थ के आगे, उनकी इज्जत की दुहाई के आगे घुटने टेक करके अपने आप को खाई में धकेल देने वाली लड़कियाँ जो समाज की ठुकराई हुई होती हैं, उनके लिए एक प्यार भरा आशियाँ खोलने का मन बनाती है और काम में जुट जाती है। उसके मुंह पर संतोष की लकीर होती है कि उसने जो किया वह सही किया। आगे भी वह निसहाय लड़कियों का सहारा देकर सबल बनाएगी ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके, इज्जत की दुहाई देकर उन्हें बेइज्जत ना कर सके।